हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस एकेडमी के अंदर। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वह है 11th क्लास की बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 18 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि जो जीव होता है वह अपनी कोशिकाओं तक जल एवं अपनी आवश्यकता के अन्य चीज़ें कैसे पहुँचाता है। यहीं पर अगर अपन सरल प्राणी की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा, स्पंज सिलेंट्रेटा, जो कि सीधा बाहर से अपनी त्वचा के द्वारा स्किन की सहायता से पानी या खनिज आयनों को अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और अपनी आपूर्ति कर लेते हैं। वही जटिल प्राणी की बात करते हैं, जैसे मनुष्य सहित अधिकांश जटिल प्राणी इस प्रोसेस के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र का यूज किया जाता है। तो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी दो प्रकार के तरल का यूज करते हैं, जिसमें पहला आता है ब्लड और सेकंड नंबर पे आता है लस्सी का। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड दो टाइप्स में बांट सकते हैं इसको। पहला आता है प्लाज्मा और सेकंड नंबर पे आता है मैट्रिक्स। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो होता है वह पूरे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। इसके अलावा इस प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली होती है फाइब्रोनोजन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन और तीसरे नंबर पे होती है एल्ब्यूमिन। यह भी अपन सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोनोजन। तो फाइब्रोनोजन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है रक्त या तक का संघनन बनाने के लिए। रक्त का थक्का बनाने के अंदर, या जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रतिरक्षा तंत्र। वहीं पे एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर परासरणी संतुलन के लिए, परासरणी संतुलन में काम में आता है। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर कुछ खनिज आयन भी होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड या फिर ग्लूकोज भी होता है। इसके अलावा बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा, यानी कि जो प्लाज्मा का जो पार्ट होता है जो बिना थक्का या स्कंदन के का होता है उसको कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। तो ये बात थी अपने प्लाज्मा के लिए। अब अपन बात करते हैं किसके, मैट्रिक्स के लिए। अब अपन बात करते हैं किसकी, मैट्रिक्स की। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 भाग आते हैं। एक आता है आरबीसी, एक आता है डब्ल्यूबीसी और एक आता है प्लेटलेट्स। अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, आरबीसी की। जब अपन आरबीसी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं आरबीसी ही होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है। पहला पॉइंट तो यह हुआ कि संख्या में सर्वाधिक। इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि यह दूसरा पॉइंट यह होता है कि यह 50 to 55 लाख या 5 to 5.5 मिलियन प्रति घन mm होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आरबीसी के अंदर कोई केंद्रक एब्सेंट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद होता है कैमल के अंदर आरबीसी, कैमल की आरबीसी में
केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका चौथा पॉइंट आता है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है लाल अस्थि मज्जा में। वहीं पे अगर यदि आरबीसी के विनाश की बात करते हैं तो वह होता है प्लीहा। आरबीसी का निर्माण होगा लाल अस्थि मज्जा के अंदर, लेकिन उसका विनाश होगा प्लीहा, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वहीं पे पर अपन बात करते हैं आरबीसी के पॉइंट नंबर 5 की। तो आरबीसी की जो उम्र होती है वह 120 डेज होती है, यानी कि आरबीसी जो होती है 120 दिन तक जीवित रह सकती है। इसके अलावा मैक्सिमम बात अपन आरबीसी के अंदर अब देखेंगे 6 नंबर पॉइंट। इसके अंदर ये होता है कि आरबीसी का जो रेड कलर होता है, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के। ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपके आरबीसी। अब अपन बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की, जो कि है डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। इसे वाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। चूँकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए उसका रंग रेड होता है, वहीं पे डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है इसलिए इसका कलर वाइट हो जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की आयु आरबीसी की तुलना में कम होती है। आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वह 6000 to 8000, कितनी? 6000 to 8000 प्रति घन mm होती है। तीसरी बात या तीसरा पॉइंट डब्ल्यूबीसी के लिए होता है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक जो होता है वह प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और जो सेकंड नंबर का होता है वो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कणिकाणु और अग्रेन्युलोसाइट्स मतलब अकणिकाणु। अब अपन बात करते हैं किसकी? ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 आती है। पहली आती है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड नंबर पे आती है इओसिनोफिल्स और थर्ड नंबर पे आती है बेसोफिल। वहीं पे अपन बात करते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स की। तो अग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 2 आता है। पहली आती है लिम्फोसाइट्स और सेकंड नंबर पे आती है मोनोसाइट्स। यहीं पे अब ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स को हम सही विस्तार से पढ़ेंगे। तो संख्या में जो सर्वाधिक होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, जिसकी काउंटिंग जो कि डब्ल्यूबीसी का लगभग 65% होता है, संख्या में मैक्सिमम होती है। वहीं पे अपन बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये संख्या में सबसे कम होती है, 0.5 to 1% ही होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों कौन सी कोशिकाएं होती है? यह भक्षण कोशिकाएं होती है। इसके अलावा बेसोफिल्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेसोफिल। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं वापस बेसोफिल। तो बेसोफिल जो होती है, बेसोफिल यह हिस्टामिन, सेरोटोनिन व
हिपेरिन का स्राव करती है, जो कि शोध क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इसके अलावा इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं तो इयोसिनोफिल्स जो होती है यह संक्रमण से बचाव करती है और इयोसिनोफिल्स जो होती है इयोसिनोफिल्स जो होती है संक्रमण से बचाव करती है और प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। इसके अलावा बात करें लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों के दोनों प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं इन थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण मेगाकैरियोसाइट्स किसके द्वारा, मेगाकैरियोसाइट्स के विखंडन से थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। और मेगाकैरियोसाइट जो होती है अस्थि मज्जा की एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य अपने शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग यानी कि थक्का स्कंदन का होता है। अगर यदि किसी मनुष्य में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसका थक्का स्कंदन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगर यदि उसकी हल्की सी चोट लग जाती है तो उसके ब्लड का स्राव बहुत अधिक होता है। तो आज हम अपन ने बात की ब्लड के संगठन के बारे में। जिसके अंदर पहला पढ़ा अपन ने प्लाज्मा और सेकंड का नंबर का पढ़ा अपन ने मैट्रिक्स। अब हम कल अपन बात करेंगे इससे आगे ब्लड ग्रुप के लिए। अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।